नमस्कार बच्चों, कैवल्य डिफेंस एकेडमी की ओर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी की श्रृंखला। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम का तीसरा भाग होता है। इसके पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में बात करें तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा जो पॉइंट है ह्यूमन बॉडी सिस्टम का, उसका नाम है रेस्पिरेशन। श्वसन से भी अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से पढ़ना है। तो आप इसका क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको भविष्य में काम भी आएगा और यहाँ से आपको जो बनने वाले प्रश्न हैं मैं उनको टिक भी कराते रहूँगा। ठीक है, तो श्वसन के बारे में हम देख लेते हैं। तो श्वसन अभी सबको पता है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक केमिकली प्रोसेस है। तो केमिकली प्रोसेस है किस टाइप की, तो हम बोलेंगे श्वसन एक ऑक्सीकृत प्रक्रिया है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, हर मटेरियल का, हर एक केमिकल बॉन्ड का क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसमें रासायनिक भौतिकों में ऊर्जा मुक्त होती है। जिससे जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनसे क्या होती है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके रूप में होती है, तो याद रखिएगा एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोनिसिन क्या है, ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होती है, तो ये होती है ऊर्जा की एक करेंसी। इसके बारे में आप यहाँ पर याद रखेंगे और यहाँ से मान के चलिए कि आपका एटीपी का एक प्रश्न जरूर बनता है। अब देख लेते हैं हम रेस्पिरेशन में इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो रेस्पिरेशन की यदि हम बात कर लेते हैं तो श्वसन जो होता है दो प्रकार से होता है जनरली। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो फर्स्ट होता है वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम देख लेते हैं वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एरोबिक मतलब ये किसकी प्रेजेंस में होगा, तो यह एयर की या बोल सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अब ये कहाँ पर होता है या किस मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन करता है, तो हम बोलेंगे जो हमने प्रोटीन खाते हैं हम लोग, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो फैट खाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक एसिड जो भी होते हैं, उनका क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है। श्वसन पदार्थों का यहाँ पर किनका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें तोड़ा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग ग्लूकोज का। ग्लूकोज हम बात करें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये होता है आपका ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का फार्मूला या बात करें, हमने जो ग्लूकोज खाया, किसी भी शर्करा के फॉर्म में जो हमने ग्लूकोज खाया है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन होता है। और ये मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज होता है। इसके साथ साथ जो क्या होती है, हमारी एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पर मुक्त होती है। और वो ऊर्जा कितनी होती है, तो ये होती है 686 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या हुआ, किसकी प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, वायु की मतलब प्रेजेंस में हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव रिप्रोडक्शन या ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन ये बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ यूनिट दी गई है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो याद रखिएगा एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। और एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इतना आपको याद हो गया होगा कि ऑक्सीडेटिव रिप्रोडक्शन किसके कहेंगे, वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ठीक है, दूसरा है अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होना अनिवार्य नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन की अब्सेंट में ये सब चीज़ें होंगी तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। और अल्कोहल जब बनती है तो हम इसको बोल सकते हैं ये कि कौन सा श्वसन है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। क्या किया जाता है, वही ग्लूकोज का अणु हो लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी और फलस्वरूप क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर मिलेगा कोई सा भी अल्कोहल, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और कुछ मात्रा में यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी, जिसे दे रखा है 50 किलो कैलोरी। अब अवायवीय श्वसन के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, तो आपको ये बोलना है कि अवायवीय श्वसन के जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला तो किसी भी चीज़ का जब फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन करते हैं तो लास्ट में हमको अल्कोहल मिलता है। दूसरा लैक्टिक एसिड में जब हमारी पेशी कंटिन्यू वर्क करती है तो हमारी पेशियों में क्या होता है, एक बार थकान उत्पन्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है और लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उसी के कारण हमें हमारे
शरीर में दर्द होने लगता है और कुछ देर बाद हम जब उसको रिलीज़ कर देते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। तो ये अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। इसके अलावा किण्वन जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो भी कौन सी होती है, तो वह भी अवायवीय श्वसन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका अवायवीय श्वसन। देखिए श्वसन के बारे में आगे देख लेते हैं। तो श्वसन के कितने चरण होते हैं, तो याद रखिएगा जो हमारा रेस्पिरेशन है वो 4 स्टेप में या बोल सकते हैं 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी स्टेप होती है? सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलिसिस याद रखना है आपको, यह कहाँ पर होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो हो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होती है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम कि ये श्वसन का, रेस्पिरेशन का सबसे पहला चरण होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ हो रही है? तो हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या पूरी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है वो भी उत्सर्जित नहीं होती है, परंतु जल और 2 ATP का निर्माण होता है। याद रखें ना, यहाँ पर कितने ATP बन रहे हैं? 2। किसमें? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है उसे बोला जाता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के बारे में देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। ये सेकंड स्टेप है किसका? रेस्पिरेशन का। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के अणु का किसमें टूटा? वो पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में टूटा। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या थी? ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंट था। ठीक है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, केवल और केवल वाटर रिलीज हो रहा था। लेकिन क्रेब्स चक्र में क्या हो रहा है? श्वसन की जो सेकंड स्टेज है कहाँ पर? इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है। दूसरा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या हो रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, और साथ में ATP के अणु भी मिलते हैं। और यहाँ पर कुल कितने ATP बनते हैं? तो याद रखिएगा 36 ATP बनते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र इन दोनों को मिलाकर कुल 38 ATP का निर्माण होता है। 2 ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं और बाकी 36 ATP कहाँ बनते हैं? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी स्टेज। तीसरी हम स्टेप देख लेते हैं, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। तो ये याद रखिएगा ये कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा यह भी कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकर्णिका के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेशन होता है। इसके तरफ जो NADP जो होता है वो भी यहाँ पर क्या करता है? एनर्जी को फॉर्म करता है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन है इसमें क्या होते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कोएंजाइम होते हैं, और वो कोएंजाइम क्या करते हैं? कोशिका में रंजक का काम करते हैं, पिगमेंट का काम करते हैं। और इन्हीं के माध्यम से आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही क्या कहते हैं? हम रंजक कहते हैं। और क्लोरोफिल की जो मुख्य धातु होती है वो मैग्नीशियम होती है, और इस मैग्नीशियम के थ्रू या बोल सकते हैं क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगली प्रोसेस देख लेते हैं हम, चौथी, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन की जो 4th स्टेप है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? तो इसमें ATP का संश्लेषण होता है। जो मेन फॉर्म में ATP जो हम बोल सकते हैं ऊर्जा का एक रूप है, ये कहाँ पर बनता है? तो ये फास्फोरिलेशन प्रोसेस के अंतर्गत बनता है। यह कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर होती है। तो यह भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन रहती है, आंतरिक झिल्ली होती है, वहाँ पर ये बनती है। ठीक है, नोट यहाँ पर ऑक्सीजन की देख लीजिए, ये नोट है जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का किण्वन होता है। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ बन रहा है? याद रखिए कहाँ पर? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, जो कि हमारी रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट स्टेप थी। तो हम यहाँ पर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन है इसे 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ATP के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती है, केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। दूसरा हमने पढ़ा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? जो पायरुविक एसिड था उसका पूरी तरीके से विघटन होकर यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और कुल मिला के 36 ATP का निर्माण होता है। तीसरी प्रोसेस थी हमारी इलेक्ट्रॉन फास्फोराइजेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का परिवहन हुआ था कहाँ पर? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आगे देख लेते हैं हम, मतलब जो चौथी प्रोसेस थी वो कौन सी थी? आपकी
चौथी प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ी ये थी आपकी कौन सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोलिकेशन या फास्फोलीकरण। इसमें क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है और ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर। आगे देख लेते हैं हम अवायवीय श्वसन के उदाहरण, है ना। अवायवीय श्वसन के उदाहरण मैंने अभी बता ही दिए हैं कहाँ पर होता है। तो जब हम शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, जब हम शुगर को सड़ाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड का जब शरीर में बनता है तो वह भी अवायवीय श्वसन का ही एक उदाहरण है। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स भी बनाते रहिए ताकि हमको भविष्य में ये क्या होंगे, कहीं ना कहीं काम आना ही आना है। चलिए श्वसन का भागफल या हम जिसे बोल सकते हैं रेस्पिरेशन क्वांटेंट कैसे निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन क्वांटेंट जो है वो निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, वॉल्यूम ऑफ जो एक्सटेड कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ द यूजफुल ऑक्सीजन, इन दोनों का जब हम रेशो निकालते हैं तो हमें रेस्पिरेशन क्वांटेंट मिल जाता है। और इसके आधार पर जब हम किसी भी चीज़ का पैकेट लाते हैं और पैकेट के पीछे जो लिखा रहता है ना, कार्बोहाइड्रेट 1.0% या फिर फैट इतना %, तो वो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम मानव में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो यही इंपॉर्टेंट भाग है हमारा रेस्पिरेशन का, और यहाँ से बात मानेंगे आप तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं हम ह्यूमन में। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है वो हम बोल सकते हैं कि दो भागों से या दो प्रकार से होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, बाहरी श्वसन जिसे बोलते हैं। तो बाहरी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, एक सेकेंड आप रुकिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम बोल सकते हैं कि बाहरी श्वसन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग होती है। क्या होती है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग में क्या किया जाता है, तो हम ब्रीथिंग के अंदर सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है सेकेंड प्रोसेस में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर गैसेस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरा इनर रेस्पिरेशन। इनर रेस्पिरेशन में क्या होती है, तो इनर रेस्पिरेशन में जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये चलती हैं। तो हमें अभी क्या पढ़ना, आपको इनर रेस्पिरेशन जनरली मैंने बता ही दिया है, हमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पर देखना है कि ये प्रोसेस क्या होती है और यहाँ पर कैसे कार्य करती है। तो ब्रीथिंग के बारे में, तो ब्रीथिंग एक एक्टिव प्रोसेस है या हम बोल सकते हैं एक सक्रिय प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास जो है ब्रीथिंग एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें अंतःश्वसन या इसको हम बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन मतलब यह है कि जब हम सांस को या वायु को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन कहते हैं। क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो याद रखिएगा डायफ्राम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। हम बोल सकते हैं डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पर संकुचित हो जाता है और पसलियाँ जो होती है वो ऊपर की ओर हाँ क्या होती है, उठती है। हमारी पसलियाँ जो होती हैं कुल कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ठीक है, और वायु जो है वो कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस में हो रही है, निःश्वसन में या हम बोल सकते हैं अंतःश्वसन के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम अगली प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, उसे क्या बोला जाता है, तो निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है, तो निःश्वसन के अंतर्गत हम बोलेंगे कि निःश्वसन वह प्रोसेस है जिसमें जितनी भी गैसेस हमने ली थी उसको क्या किया जाता है, बाहर की ओर किया जाता है। अब डायफ्राम क्या हो जाता है हमारा, गुंबदाकार मतलब फैल जाता है। उसके बाद हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वक्ष गुहा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर झुकती है और जितनी भी हमारी वायु है वो क्या होती है, यहाँ पर बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप से होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किसका है, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये रेस्पिरेशन या बोल सकते हैं ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा करता है, या बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू करता है। अगला एनिमल है उसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा
जो है वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, तो वो अपनी सेल वॉल के द्वारा करता है। इसके बाद जो एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा जिसमें केचुआ आता है, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनेलिडा जो है वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, या बोल सकते हैं त्वची शोषण करते हैं। इसके बाद जो आर्थ्रोपोडा जीव आते हैं वो कैसे करते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत या आर्थ्रोपोडा क्लास के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं जैसे ऑक्टोपस है, ये सब किस में कैसे शोषण करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये ट्रेकिया के द्वारा शोषण करते हैं, या इनमें गिल्स होता है। इसके बाद मोलस्का जिनके ऊपर शेल होता है, तो ये जीव कैसे शोषण करते हैं, तो हमें बताना है कि ये गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं, और अधिकतम इसमें 2 गिल्स होते हैं। अगला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जैसे सी आर्चिन और ये सब आते हैं, तो ये किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो ट्यूब फीड्स के द्वारा या पादनाल के द्वारा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसके बाद हेमिकार्डेटा की बात कर लेते हैं, तो हेमिकार्डेटा जो होते हैं वो ग्रसनी के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। आगे देखते हैं हम कार्डेटा के बारे में, यहाँ पर वो कुछ बता रखा है, तो हम देखते हैं कि कार्डेटा के जो जीव हैं वो शोषण किसके द्वारा करते हैं, तो कार्डेटा होते क्या हैं, तो जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वे सभी जीव किसमें आते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हमारा मछली, तो मछली का हमें पता है कि मछली जो होती है वो गिल्स के द्वारा शोषण करती है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। गिल्स क्या होते हैं, तो गिल्स एक कंगीनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से गिल्स जो होते हैं वो कंगीनुमा संरचना होती है। अब मछली क्या करती है, तो मछली जो होती है वो यहाँ से शोषण करती है, मुंह के द्वारा पानी को अंदर करती है, और इन गिल्स के थ्रू पानी को क्या करती है, बाहर करने का प्रयास करती है। अभी इन्हीं गिल्स में क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेट या ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स में यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर से घुलकर कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अब अगले जो एम्फीबियंस है, उभयचर जो होते हैं, वो जो शोषण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखिएगा वो स्किन के द्वारा करते हैं या लंग्स के द्वारा करते हैं। जो एम्फीबियंस जिसमें मेंढक आता है, ठीक है, उभयचर जो होते हैं जो थल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, वो शोषण किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखना त्वचा के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा करने हैं। और यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उभयचर में जो मेंढक है वो 3 प्रकार से शोषण करता है। 3 प्रकार से शोषण कैसे करता है, याद रखना कि मेंढक का जो लार्वा होता है जिसको हम बोलते हैं टेडपोल लार्वा, तो वो त्वचा के द्वारा शोषण करता है, और जैसे ही मेंढक थोड़ा विकसित हो जाता है तो वो विकसित होने के बाद किसके द्वारा करता है, तो हम बोल सकते हैं गिल्स के द्वारा शोषण करता है। और जब मेंढक पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वह फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा शोषण करते हैं। तो हमारा जो मेंढक है वो ऐसा जीव है जो 3 प्रकार से शोषण करता है, त्वची शोषण भी, फेफड़ों के द्वारा भी, और गिल्स के द्वारा भी शोषण करने का कार्य करता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। स्नेक्स या सरीसृप जो होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं जीव, वो कैसे शोषण करते हैं, तो वो फेफड़ों के द्वारा ही शोषण करते हैं। इसके बाद जो पक्षी होते हैं, जितने भी एवीज हैं, वो किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो वो भी फेफड़ों के द्वारा ही शोषण करते हैं। और मेमल्स तो आपको पता है हम लोग भी किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो हम लोग भी जो शोषण करते हैं वो फेफड़ों के द्वारा ही करते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर देखना है, हमारा जो फेफड़ा है वो कैसा होता है, तो हमारा जो फेफड़ा होता है ये हमारा थोरेसिक कैविटी में, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। और हम यदि बात करें दोनों फेफड़े कहाँ पर होते हैं, तो ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो हमारा फेफड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दायां फेफड़ा राइट लंग्स और एक बायां फेफड़ा लेफ्ट लंग्स, ठीक है। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। आगे देखिए, लंबा होता है, मतलब कहने का मतलब है लंबाई में लंबा है, लेकिन आकार में जो लेफ्ट हैंड का जो लंग्स है वो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट भी होता है। और आगे हम देख लेते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो 2 लोब्स के बने होते हैं, मतलब दोनों फेफड़े जो हैं वो अलग अलग लोब्स के बने होते हैं। जो राइट लंग्स है वो हमारा 2 लोब्स का बना है, जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो 3 लोब्स का बना होता है। चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं। प्रत्येक जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़ा है, मतलब इस प्रकार से हमारा फेफड़ों का हम बोल सकते हैं आकार होता है। और यहाँ पर ये जो होते हैं
हमने बोला कि हमारा जो राइट लंग्स है वो 2 लोब्स का बना है और लेफ्ट लंग जो है वो 3 लोब्स का बना है। यदि बोलने में गलती हो गई है तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। जो राइट लंग्स है वो 2 लोब्स का बना होता है और जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो 3 लोब्स का बना होता है। इस लंग्स के आसपास चारों ओर क्या पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं एक लेयर्स पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। और ये क्या करता है, तो प्लूरा नामक जो आवरण है ये हमारे फेफड़ों को किससे रोकता है, रगड़ और खरोच से रोकने का काम करता है। और इस प्लूरा आवरण के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है या प्लूरल द्रव होता है जो हमारे फेफड़ों से बाहर आघातों से रक्षा करने का काम करता है। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हम जो गैसेस लेते हैं वातावरण से, तो यदि हम बात करें तो क्या हम सभी गैसेस का यूज़ कर लेते हैं, तो नहीं। हमारा जो वायु का संगठन है, कंपोजिशन ऑफ एयर है, इसमें ऑक्सीजन होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, इसमें नाइट्रोजन होती हैं और इसमें आर्गन होती है। ये चारों गैसों का मिश्रण जो है इसको हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, हम लेते हैं या बोल सकते हैं ग्रहण करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी का रेशो। तो हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कितना परसेंट है, तो वो लगभग होती है 21%, है ना। 21% होती है जनरली, लेकिन यहाँ पर 20.8 दे रखी, वो भी सही बात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन कितनी है, तो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है वो 78% है और इतनी ही परसेंट हम नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वो है 0.03% और इतनी ही, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं लेकिन छोड़ते ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद आर्गन की बात करें तो 0.1% जो है वो ऑर्गन होती हैं, लेकिन हम इसका उपयोग जो है वो सीधे नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है निष्कासित इंस्पायर्ड एयर, निश्वित वायु। तो हमने ऑक्सीजन कितनी परसेंट, हमने बोला 20.8% इतनी मात्रा में हम लेते हैं और छोड़ते कितनी मात्रा में, तो याद रखना हम छोड़ते कम मात्रा में। हम ऑक्सीजन लेते ज़्यादा मात्रा में लेकिन छोड़ते क्या है, कम मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से हम कितनी मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में 0.03, लेकिन छोड़ते हैं ज़्यादा मात्रा में, मतलब 4% हम छोड़ते हैं। नाइट्रोजन जो कितनी है आपकी 78% है और इतनी ही नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो नाइट्रोजन को क्या है, सीधे एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में देख लीजिए, एक मनुष्य जो है वो 1 मिनट में 12 से लेकर 16 बार क्या करता है, सांस लेता है। और जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, वो करीब 32 बार लेते हैं सांस 1 मिनट में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन या श्वसन के क्या कार्य होते हैं। तो श्वसन के कार्य याद रखना है, ये क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। हमने अभी ऊपर पढ़ा था एटीपी के रूप में क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। दूसरा, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको क्या करते हैं, एक्सट्रीशन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र में, कि किस प्रकार से हम जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको श्वसन के द्वारा हम बाहर करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ समय तक हमारे शरीर में ठहर जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो जानते ही हम, दम घुटाने वाली गैस होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला है, ये एसिड और बेस का क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। अम्ल क्षार का क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, है ना, जो टेम्परेचर है उसका बैलेंस करते हैं। और साथ ही साथ जो ब्लड और हमारा जो लिम्फ है उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हो गया श्वसन के बारे में हमारा चैप्टर कंप्लीट, जिसमें यहाँ से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी हमने देखा और यहाँ से किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर, है ना, फेफड़ों के बारे में। और मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। अभी ये बेसिक हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर, इसके आगे के लेक्चर में पूरा मैं लंग्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको इस पेज को लाइक करना है। इस पेज को लाइक करने के बाद क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जो यहाँ पर साइड में घंटी या बोल सकते बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमारे नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते हैं।